यह सिर्फ न गद्यांश में बल्कि पद्यांश में भी पूछे जाते हैं। यह गद्यांश पद्यांश क्या है? नमस्कार, मैं अमिता के कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे अपठित गद्यांश। कक्षा आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि ये अपठित गद्यांश और पद्यांश क्या है। तो सबसे पहले पठित का अर्थ जानिए क्या होता है। पठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा गया हो, ठीक उसके आगे अ स्वर लग गया है तो यहाँ पर अपठित गद्यांश का अर्थ क्या हो जाएगा? जो पहले पढ़ा न गया हो। ये तो हो गया अपठित गद्यांश का अर्थ। लेकिन अगर हम इसको खंडित करते हैं यानी संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या पाते हैं? गद्य प्लस अंश, अर्थात ऐसे गद्य का अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब बात आती है कि इसको परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि गद्यांश और पद्यांश जो है अथवा में पूछे जाते हैं। चाहे तो आपको गद्यांश भी पूछेंगे या तो पद्यांश भी पूछेंगे, दोनों में से एक करना होगा। ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। जब प्रश्न गद्यांश पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उस पर भी नज़र डालते जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। सपोज हम पढ़ रहे हैं गद्यांश, पढ़े जा रहे हैं, अब वहाँ आप प्रश्न देखे ही नहीं है तो आप वहाँ भूल जाइएगा। एक बार सबसे पहले प्रश्न देखिए और उसके बाद गद्यांश को पढ़िए। यह सिर्फ गद्य में नहीं बल्कि पद्य में भी पूछे होते हैं। अब फिर से सवाल खड़ी होती है कि गद्यांश तो समझ में आ गई, लेकिन ये पद्यांश क्या है? तो इससे पहले कि गद्यांश समझते हैं। गद्यांश हमेशा किसी भी कहानी से बीच से या शुरू से या अंत से उठाकर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार पद्यांश में क्या होता है? किसी पद्य मतलब किसी कविता से उठाकर बीच या शुरू या अंत में दे दिया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई है? तो कुछ अपठित गद्यांश क्या होता है? जैसे हम कोई भी कहानी है, अब कहानियाँ तो 4 पेज की होती है ना। जब आप हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कहानियाँ जो है 4 पेज की होती है। तो क्या 4 पेज अपठित गद्यांश देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो जो पैराग्राफ उसको अच्छा लगेगा वो वहाँ से उठा के दे दिया जाएगा और उसी में से आपको हल करना होगा और अपनी मर्जी से कहीं से भी नहीं, बाहर से आप जानते हुए भी नहीं लिखेंगे। जो प्रश्न पठित गद्यांश में अपठित गद्यांश में पूछा जाए वहीं से आपको उत्तर भी देनी है। जो कुछ पद्यांश और अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से पहले निम्न बातों को ध्यान देना होगा आपको। वो क्या क्या है आइए देख लेते हैं। पहला है, गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ लें। जब भी गद्यांश आए सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक यानी अच्छी तरीके से पढ़ना है और प्रश्न को भी नज़र में रखना है कि क्या पूछ रहे हैं। हालांकि 3 से 4 ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि पैराग्राफ एक स्टैंजा का होता है, उसी से 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत इजी है और फ्रंट पेज पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश से ही खोजें। जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न को क्रम से पढ़ना है और उसका उत्तर उसी गद्यांश से देना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में गद्यांश दिया जाएगा। नंबर 3 है, जितनी बात प्रश्न में पूछी गई हो केवल उसी का उत्तर दें। यानी कहने का मतलब है जितना आपको गद्यांश में से
प्रश्न पूछा गया है उसी में से उत्तर देना है, फालतू इधर उधर से नहीं लाना है। नेक्स्ट है उत्तर संक्षिप्त हो और सरल भाषा में लिखें। सरल मतलब सिंपल, साधारण भाषा में, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। और संक्षिप्त मतलब छोटा, जितना शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर लिखते समय वर्तनी संबंधी ध्यान अवश्य रखें। अब हमने तो वर्तनी क्या है, अब जब हमने उसी उसी अपठित गद्यांश से हम लिखते हैं ना, तो अपनी मर्जी से लिख तो रहे हैं, लेकिन हम स्पेलिंग जो है यहाँ पर वर्तनी गलत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं गलत? आपको लगता है कि हम पारंगत हैं, हमने एक बार 3 बार पैसेज को पढ़ लिया और उसके बाद उसी से तो ढूंढ के लिखना है, लिख दिए, लेकिन स्पेलिंग अगर यहाँ गलत हो गई तो मार्क्स जो भी आपने उत्तर पूरा लिखा है ना, पूरा बिल्कुल रॉन्ग कर दिया जाएगा। इसलिए रॉन्ग कर दिया जाएगा कि उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो जितने भी आंसर, सपोज आपको 3 पूछा जा रहा है तो प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 मार्क्स के होते हैं। अब आप वहीं वर्तनी गलत कर दिए तो आपको कितने मिलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैम को लगेगा, मर्सी थोड़ा दया आएगी तो हाफ दे देंगे, है ना। तो इसी बात का खास ध्यान है। और वर्तनी हम करें क्यों गलत? क्योंकि हमारा तो गद्यांश ऊपर में दिया हुआ है, तो हमको उसी में से ढूंढना है, तो हम वर्तनी को क्यों गलत करेंगे। नेक्स्ट है यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखें। अच्छा, सारे प्रश्न पत्र तो बच्चे कर लेते हैं क्योंकि उसी पैराग्राफ से हमको आंसर ढूंढ के निकालनी है, लेकिन सबसे लास्ट प्रश्न जो होता है, कई बार, अक्सर नहीं होता है लेकिन कई बार पूछा जाता है, ये अक्सर 10th 8th 9th में पूछा ही जाता है। तो बोलेगा कि शीर्षक लिखिए इसका, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा। अब अपठित गद्यांश से सबके बस में है नहीं शीर्षक लिखना, कैसे लिखेंगे? तो उसका जब 3 बार आप पढ़ेंगे ना, जब भी आप अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज, सॉरी मैं बताना भूल गई, इसका इंग्लिश जो है अनसीन पैसेज होता है, और ये इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज, और हिंदी में अपठित गद्यांश हो गया। जब आपको पैसेज पूछा जा रहा है अपठित गद्यांश, तो उसको 3 बार तो ज़रूर पढ़िए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक क्या होगा। अब शीर्षक क्या होगा, अब उसी से ढूंढ के नहीं निकालना पड़ेगा, वही सेम नहीं होती है। उसका जो मूल भाव का अर्थ होता है यह कि हम 3 बार इसको रिपीटेड पढ़े तो हमको बार बार उसको, उसमें से क्या फोकस कर रहा है, वही आपको शीर्षक लिखना है। यह शीर्षक आपको अपनी मर्जी से लिखना है, ध्यान रहे उस गद्यांश से नहीं लिखना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई है। तो चलिए एक बार एक पैराग्राफ अपठित गद्यांश को देख लेते हैं, शायद उससे समझ में आ जाएगा। यह अपठित गद्यांश हमें बताता है कि, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सचरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। सुहृदय, सचरित्र परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव तथा सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार हैं तो कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। ये हमारा अपठित गद्यांश है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। पहला ही प्रश्न में आपको शीर्षक पूछ दिया। दूसरा है किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है। तीसरा है मनुष्य को संसार के सुख कब सुखी नहीं बनाते। नंबर 4 है शिक्षित व्यक्ति को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आप 3 प्रश्न का तो आपने आंसर, उत्तर
दे दीजिएगा इस अपठित गद्यांश से 3 बार पढ़ने के बाद। लेकिन पहला जो पूछा जा रहा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो आप इसमें क्या पाए? हमेशा इस पूरी गद्यांश में हमें शिक्षा 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 मिला ना, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा कि क्या बता जा रहा है। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। फिर कह रहा है वह शिक्षा जो मनुष्य और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे व्यर्थ है। फिर थर्ड लाइन में अगर हम पढ़ते हैं, यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत सभ्य सचरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। तो बार बार यहाँ क्या देख रहा है, शिक्षा से रिलेटेड है कि नहीं। तो लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट पंक्ति अगर हम पढ़ते हैं तो शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। अधिकार, व्हाट इज अधिकार? अधिकार क्या है, हमें कितना राइट है कि नहीं। तो उसका आप देख पा रहे हैं कि इस पैराग्राफ में सिर्फ शिक्षा से हमें क्या मिल रही है, सब चीज़ इसका शिक्षा के रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब हम जो उत्तर लिखेंगे इससे अपठित गद्यांश से बिल्कुल नहीं कॉपी करके लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य। क्योंकि आप जो शिक्षा का इस अपठित गद्यांश से जो भी सीखे इससे आपको शिक्षा से उद्देश्य मिला, राइट। नेक्स्ट है दूसरा, किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? तो क्या लिखेंगे? वह शिक्षा जो पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त कोई गंभीर चिंतन ना दे व्यर्थ है। ये आपको यहीं से अनसिन पैसेज से ही लिखनी है। नंबर थर्ड है, मनुष्य को संसार के सुख कब सुखी नहीं बनाते। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संसार के सुख साधन मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है, और जो भी उत्तर देना है शीर्षक छोड़ के अपठित गद्यांश से ही देना है, ध्यान रखिएगा। नंबर फोर्थ है एंड लास्ट है, शिक्षित व्यक्ति को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षित व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ उसके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, है कि नहीं। यही तो है शिक्षित व्यक्ति की पहचान। तो आशा करती हूँ इस पैसेज के द्वारा समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे यह कहूँगी कि आपको पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो शायद इतना भारी है, आपको नहीं समझ में आई होगी। लेकिन मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ, बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल अपनी बनी बनाई। ये तो थी पुस्तक की। अब हमें एक किसान की बात करते हैं। एक किसान बहुत मेहनत करता है। एक किसान के 2 बच्चे थे, एक था लड़का और एक था लड़की। लड़का का नाम था मोहन, लड़की का नाम था रिया, राइट। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थी। किसान बहुत मेहनती करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, किसान जो है अपने खेत पे जाते थे काम करने के लिए सुबह, और दिन भर का थका मारा वह घर लौटते थे तो बच्चों से प्रश्न पूछते थे कि आज तक आप जो आज के दिन तक में शाम तक में तुमने दोनों ने क्या पढ़ा। स्टॉप करती हूँ यहीं, अगर आगे बढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, कहानी हमारे पास बहुत होती है। अब इसी में से आपको हम अगर बताएंगे कि किसान का नाम क्या था, किसान के दोनों बेटा बेटी का नाम क्या था, लड़का लड़की का, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? उसी से तो आपको लिखना है कि किसान का बेटा का नाम था मोहन और बेटी का नाम था रिया। किसान अक्सर क्या पूछते थे प्रश्न, थक्का मारा आते थे तो वह प्रश्न पूछते थे, एक आज में दोनों ने क्या पढ़ा। तो यही है एक अपठित गद्यांश। तो उसी प्रकार आपको दिया जाएगा और उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कक्षा में पढ़ाए जाने द्वारा आपको समझ में आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।